हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम करेंगे बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें हम बात करेंगे एल्कली मेटल्स की। ऑल्दो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की रिएक्टिविटी भी सिमिलर ही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमें नहीं मिलता। बट चलिए आज हम बात करते हैं एल्कली मेटल्स की, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की नेक्स्ट बात करेंगे। सो बच्चों, अगर हम देखें इनकी रिएक्टिविटी तो हमें 3-4 तरह की एक्टिविटीज़ पे ध्यान देना है। सबसे पहली चीज़ है reactivity with oxygen. Number 2, we will look into reactivity with water. Number 3, reactivity with hydrogen gas यानी कि dihydrogen. Number 4, reactivity with halogens. किसी भी तरह का halogen हो सकता है, डाइमोलिकुलर डायटोमिक होते हैं ये भी. Then we have to talk about its reducing agent, its reducing nature. वाई रिड्यूसिंग नेचर? क्योंकि हमारे मेटल्स जो होते हैं, एल्कली मेटल्स, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके खुद ऑक्सीडाइज होते हैं. जो खुद ऑक्सीडाइज होते हैं दूसरे को क्या करते हैं? रिड्यूस. सो वी विल टॉकिंग अबाउट इट्स रिड्यूसिंग नेचर. एंड नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट द सॉल्यूशंस इन liquid ammonia, how they are going to react. These are the major chemical properties that we will be talking about. तो देखिए, चलिए वन बाय वन सारी चीज़ें लेते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन. राइट. सो बच्चों यहाँ ध्यान आपको देखना है, हमारे पास जो भी एलिमेंट्स हैं फर्स्ट ग्रुप के, दैट इज लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम. जितनी बार बोलेंगे उतनी बार याद होगा, कोई रट्टाफिकेशन नहीं, कोई कहानियाँ नहीं बनानी. वो जूनियर क्लासेस में होता है जब हम याद करते हैं लीना की रब से फरियाद. जितना हम लोग इसके बारे में इसको रिपीट करेंगे उतनी जल्दी ही आपको सीक्वेंस में सारे के सारे एलिमेंट्स याद हो जाएंगे. सो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम, इनके जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी यानी कि डायटोमिक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या बनाएंगे? नॉर्मली दीज आर गोइंग टू फॉर्म लिथियम ऑक्साइड. राइट. सोडियम क्या बनाएगा? Na2O2. पोटाशियम विल फॉर्म KO2. रुबीडियम RbO2, सीजियम CsO2 और फ्रेंशियम बिंग रेडियो एक्टिव, हम इसके रिएक्शंस पढ़ेंगे नहीं तो हम कह सकते हैं लेकिन FrO2. लेकिन हमारे ये हमें इसके बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं लेना है क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है. रेडियो एक्टिव एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ कुछ अलग हो जाती हैं और क्योंकि इनका हाफ लाइफ कम होता है, सो वी आर नॉट इन अ पोजिशन टू स्टडी दीज एलिमेंट्स इन अ बेटर वे. सो हमारे लिए 5 ही एलिमेंट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हैं. ठीक. अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -2. सो दिस इज अ नॉर्मल ऑक्साइड दैट इज बीइंग फॉर्म्ड. सो इट इज लिथियम ऑक्साइड. राइट. Na2O2 में आप ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर देखिए क्या है? O-1. सो व्हाट इज दिस? दिस इज पर ऑक्साइड. कैसा पर ऑक्साइड है यहाँ पे? सोडियम पर ऑक्साइड. राइट. क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट है -1. नाउ यहाँ देखिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी है? पर ऑक्साइड का आयन हमेशा O2 नेगेटिव का होता है. दिस इज O2 नेगेटिव, दिस इज O2 नेगेटिव. और पर ऑक्साइड का आयन होता है बच्चों, सुपर ऑक्साइड का आयन है सुपर ऑक्साइड, दैट इज O2-1 की ऑक्सीडेशन में स्टेट में रहता है. ठीक है जी. सो आपको याद करने के लिए एक सिंपल चीज़ याद रखनी है, दैट इज OPS3. कई तरीके हैं इसको याद करने के. OPS3 याद हो जाए, OP सर 3 याद कर लीजिए, किसी भी तरीके से याद हो सकता है. दैट द फर्स्ट एलिमेंट इज गोइंग टू फॉर्म ऑक्साइड, सेकेंड peroxide, and rest all 3 elements are going to form superoxide. राइट. तो आप इसको याद कर सकते हैं by OPS3.
ऐसा क्यों हो रहा है कि ये नीचे सुपर ऑक्साइड बना रहे हैं, ये ऑक्साइड और ये पेरोक्साइड? क्योंकि बिकॉज लार्जर कटायन can stabilize larger anion और सुपर ऑक्साइड पर ऑक्साइड इसमें जो साइज ऑफ द अनायन है वो इंक्रीज करता चला जाता है। तो जैसे जैसे कटायन का साइज बढ़ रहा है डाउन द ग्रुप, वैसे वैसे अनायन का साइज भी बढ़ेगा और दोनों स्टेबलाइज हो जाएंगे। सो हम अगर साइज की बात करें तो O2 नेगेटिव का साइज O2 नेगेटिव का साइज छोटा होगा O2 नेगेटिव से और O2-1 से। इसीलिए ये बड़ा अनायन एक बड़े कटायन से ही स्टेबलाइज हो पाता है। दैट इज़ वाई लिथियम इज गोइंग टू फॉर्म ऑक्साइड, सोडियम peroxide, पोटाशियम, रुबीडियम एंड सीजियम दे फॉर्म सुपर ऑक्साइड। राइट, आप इसको नोट कर लीजिए। हम देखेंगे जो सोडियम है यूजुअली पेरोक्साइड बनाता है, लेकिन अंडर डिफरेंट कंडीशन इट कैन ऑल्सो फॉर्म एन ऑक्साइड, यानी Na2O भी बनाता है। तो ऑक्साइड भी बना सकता है, पेरोक्साइड भी बना सकता है, एंड दीज एल्कली मेटल्स कैन फॉर्म सिंपल ऑक्साइड्स ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन दी कंडीशंस। अगर ज़्यादा ऑक्सीजन होगी तो सुपर ऑक्साइड बन सकता है, कम ऑक्सीजन होगी और अलाउ करता है फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड तो पेरोक्साइड भी बन जाएगा। बट लिथियम के पास ऑक्सीजन चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो, वो हमेशा ऑक्साइड ही बनाता है। ठीक है, 90% उसका ऑक्साइड बनता है। टू सम एक्सटेंट इट कैन फॉर्म पेरोक्साइड। अगेन आई एम सेइंग इन दी एडवर्स कंडीशंस, या ज़्यादा ऑक्सीजन अवेलेबल हो, हायर टेम्परेचर हो, तो ऑक्सीडाइज होके ये लिथियम भी पर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो सकता है। राइट, सो वी कैन से यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं दैट all the alkali metals can form oxides, peroxides and superoxides according to the conditions। एनर्जी तो देनी है, अगर एनर्जी ज़्यादा होगी, हीट एनर्जी ज़्यादा होगी, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आयनाइज हो सकता है और ज़्यादा एनर्जी के साथ वो आपके पास ज़्यादा ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड और ऑक्साइड्स भी बना सकते हैं अकॉर्डिंगली। बट हमें उसमें इतना ज़्यादा जाना नहीं। हमें जो मेन पॉइंट याद रखना है वो ये है कि नॉर्मली ऑक्साइड कौन बनाता है, नॉर्मली पेरोक्साइड कौन बनाता है और सुपर ऑक्साइड बनाने की कैपेसिटी किसमें ज़्यादा मिलती है। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि एल्कली मेटल्स कैन फॉर्म ऑक्साइड्स, peroxides and superoxides। करेक्ट, ये सब चीज़ें आपको पेरोक्साइड, ऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड भी दे सकती हैं। अगर ऑक्साइड्स और पेरोक्साइड्स आपके प्योर हों, कोई मिक्सचर ना हो, तो दीज आर ऑलवेज कलरलेस। वाई कलरलेस? बिकॉज ऑफ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, या यूं कहो बिकॉज ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किस तरह का मैग्नेटिक बिहेवियर मिलता है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में? दे आर डायामैग्नेटिक, यानी रिपल्शन ज़्यादा मिलती है। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो दे विल शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। मगर यहाँ पे क्या कोई भी अनपेयर्ड नहीं है, so they will not give you paramagnetic behavior। therefore oxides and peroxide mostly आपको diamagnetic ही मिलते हैं और कलरलेस मिलते हैं। बट सुपर ऑक्साइड्स जो होते हैं बच्चों, they can give you colors because of the presence of unpaired electrons। कलर भी और मैग्नेटिक बिहेवियर भी आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। सो कलर्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और कलर क्या क्या है देखिए, सुपर ऑक्साइड का कलर या तो आपको येलो मिलता है या आपको ऑरेंज मिलता है।
ठीक है। सो इस तरह के कलर्स आपको मिलते हैं, समटाइम्स ब्राउन कलर भी मिलता है। अब देखो येलो कलर कौन देता है आपको, येलो कलर देगा आपको सोडियम, सोडियम का परऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड। आपको यूजुअली इसका परऑक्साइड नहीं देता, सुपर ऑक्साइड कलर देगा। परऑक्साइड तो इनके होते ही नहीं, परऑक्साइड जो उनके होते हैं वो आपको कैसे मिलते हैं, कलरलेस एंड दे आर डायामैग्नेटिक। सिर्फ सुपर ऑक्साइड्स देते हैं आपको कलर। तो सोडियम दे सकता है, ऑरेंज कलर आपको मिलता है किसका, पोटाशियम का। ब्राउन कलर मिलता है हमें रुबीडियम का, और सीजियम का भी आपको मिलता है ऑरेंज कलर। ठीक है। सो सुपर ऑक्साइड्स आपको कलर देते हैं, पर ऑक्साइड्स आपको कलर नहीं देते। तो देखो पोटाशियम और सीजियम का सिमिलर सा कलर आ रहा है, येलो इज फ्रॉम द सोडियम और ब्राउन कलर है आपका ऑक्साइड का, किसका, रुबीडियम ऑक्साइड का। अब कई बार जैसे क्वेश्चन आ जाता है, लाइक यू हैव इन योर बुक एनसीईआरटी में आपको एक क्वेश्चन दिया है दैट वाई KO2 इज पैरामैग्नेटिक। तो बच्चों पैरामैग्नेटिक समझाने के लिए मुझे सिर्फ ये बताना है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस सुपर ऑक्साइड में कितने हैं। तो O2 नेगेटिव में पैरामैग्नेटिक बिहेवियर आएगा KO2 में बिकॉज ऑफ O2 नेगेटिव आयन। ठीक, O2 नेगेटिव आयन की आप कॉन्फ़िगरेशन देख लो, आपको पता चल जाएगा। 8 एटॉमिक नंबर 8 है, 2 एटम्स हैं, सो कितने हो गए 16 प्लस 1 नेगेटिव चार्ज। सो हाउ मेनी टोटल इलेक्ट्रॉन्स डू वी हैव, 17 इलेक्ट्रॉन्स। इट इज़ मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन। सो आप कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, अगर आपको याद है तो, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, देन वी हैव सिग्मा 2pz, पाई 2py इज इक्वल टू पाई 2py। आई होप मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आती है। सो 2 2 ज़ा 4, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ कंप्लीट हो गए। नाउ सिग्मा स्टार 2pz हो गया। नाउ यू हैव टू राइट पाई स्टार 2py इज इक्वल टू पाई स्टार 2pz। सो 2 4 6 8 10 12 14 हमारे पास कितने हैं टोटल इलेक्ट्रॉन। ओके, यहाँ सिग्मा 2pz आगे आएगा। सो सिग्मा 2pz ऊपर, सिग्मा स्टार 2pz ऊपर आ गया। सो 2 4 6 8 10 12 14 16 आ गए, बचा कितना इलेक्ट्रॉन 1। सो ये हैव 1 electron unpaired in pi star 2py orbital. As a result, it is going to give us the color. ठीक, because of this unpaired electron we have the color for potassium permanganate. ठीक, सॉरी पोटाशियम सुपर ऑक्साइड का पैरामैग्नेटिक बिहेवियर is because of it is paramagnetic due to unpaired इलेक्ट्रॉन इन पाई स्टार 2py ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल है, मॉलिक्यूलर है, राइट। इसकी वजह से आपको इसका बिहेवियर पैरामैग्नेटिक मिलेगा और कलर भी देगा बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम इन्हीं ऑक्साइड्स को लाइक दिस से लिथियम ऑक्साइड, इसकी रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड्स विद एसिड्स। तो देखिए लिथियम ऑक्साइड की रिएक्शन किसी भी एसिड से कराते हैं अगर, तो हमें क्या रिएक्शन में मिलेगा, विल गेट लिथियम क्लोराइड प्लस वाटर विल बी रिलीज्ड। सो द सॉल्ट इज बीइंग फॉर्म्ड एंड वाटर इज बीइंग रिलीज्ड। ये कब होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमें पता है एक एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है, बेस के साथ। सो इसका मतलब ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर गोइंग टू बी बेसिक इन नेचर। सो कोई भी आप मेटल ऑक्साइड ले लो, उसकी रिएक्शन आपने जब एसिड से की तो वो आपको एक सॉल्ट और एक वाटर रिलीज करता है। सो दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, राइट। यही आपको ग्रुप 1 में मिलेगी, यही आपको ग्रुप 2 में मिलेगी। एल्कली अर्थ मेटल भी ऐसे ही है, एल्कलाइन अर्थ मेटल भी ऐसे ही रिएक्ट करेंगे। सो देखिए अगर इन्हीं ऑक्साइड्स की रिएक्शन हम, रिएक्शन ऑफ दीज ऑक्साइड्स विद
वाटर करते हैं तो क्या होगा? ठीक है, हमें पता है वाटर कैन बिहेव एज एन एसिड एज वेल एज अ बेस। जब ये एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा पानी, तो इट इज़ गोइंग टू बिहेव लाइक एन एसिड। तो देखिए क्या बनाएगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड, इट्स अ बेस, इट्स एन बेस। तो जब भी कोई वाटर के साथ एसिड के साथ, यानी वाटर इज गोइंग टू बिहेव लाइक एन एसिड, हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है लिथियम ऑक्साइड को, सो लिथियम हाइड्रोक्साइड इज बिंग फॉर्म्ड। ठीक, एंड ये सारे के सारे हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं? दे आर ऑल आर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर फॉर्म्ड। देखो, जैसे मान लेते हैं हमारे पास सोडियम का है, सोडियम पेरोक्साइड ले लिया हमने, इसकी रिएक्शन वाटर से की, तो ये सोडियम पेरोक्साइड कैसा बिहेव करेगा? इट इज़ बेसिक इन नेचर, बिकॉज देखो हाइड्रोक्साइड बन गया, इट इज़ अ बेस, दिस इज एन एसिड, सो न्यूट्रलाइज हो रहा है, हाइड्रोक्साइड बन रहा है, वाटर इज गोइंग टू एक्ट लाइक अ एसिड। यहाँ हाइड्रोलिसिस कर रहा है ना, हाइड्रोलिसिस कब होती है? जब पानी उसके साथ घुल जाएगा। सिमिलरली KO2 सुपर ऑक्साइड देखिए, इसको, हाँ बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे आपको एक पेरोक्साइड भी साथ में मिलेगा। तो देखिए, अगर वाटर की सुपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन होती है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, पेरोक्साइड भी आपको मिलेगा, और साथ में क्या रिलीज होगी? ऑक्सीजन। सो दिस इज द बेसिक फैक्टर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, कि जब एक पेरोक्साइड रिएक्ट करता है तो पेरोक्साइड रिलीज हो जाता है, जब एक सुपर ऑक्साइड रिलीज करता है तो पेरोक्साइड और वाटर ऑक्सीजन रिलीज होती है, और जब सिंपल ऑक्साइड रिएक्ट करता है तो एक हाइड्रोक्साइड मिलता है। ठीक है जी, और यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोक्साइड के साथ पेरोक्साइड और पेरोक्साइड के साथ ऑक्साइड भी मिलेगा, राइट? क्यों मिल रहा है? क्योंकि जब भी इन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्साइड जो बनते हैं, दे फॉर्म सम पेरोक्साइड। ठीक है, देखो यहाँ तक क्लियर है बात की, अगर रिएक्शन ऑक्साइड्स की होती है पानी के साथ, मेटल ऑक्साइड्स की, तो हाइड्रोक्साइड बनेगा, पेरोक्साइड की होगी पेरोक्साइड बन जाएगा, सुपर ऑक्साइड की होगी पेरोक्साइड और ऑक्सीजन निकल जाएगी। यहाँ तक क्लियर, कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आप पॉज करके नोट कर लीजिए। सो यहाँ क्या हो रहा है, हाइड्रेशन हो रही है आपकी ऑक्साइड्स की। सो हाइड्रेशन जब भी होगी, हाइड्रेशन एनर्जी इंपॉर्टेंट है, हाइड्रेशन ऑफ ऑक्साइड्स और द मेटल ऑक्साइड्स। अगर हाइड्रेशन हो रही है मेटल ऑक्साइड्स की, सो इसका मतलब एक स्टेबल मॉलिक्यूल बन रहा है, सो इसका मतलब डेल्टा H ऑफ दिस रिएक्शन इज एक्चुअली दी डेल्टा H ऑफ हाइड्रेशन, विच इज़ गोइंग टू बी नेगेटिव। एक्सोथर्मिक होगा ये रिएक्शन, जिसकी जितनी ज़्यादा नेगेटिव हाइड्रेशन एनर्जी होगी वो उतना ज़्यादा घुल जाएगा पानी में, राइट? सो इट डिपेंड्स अपॉन दी हाइड्रेशन एनर्जी। जितनी ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी उतनी ही ज़्यादा ये डिसॉल्व हो जाएंगे पानी के अंदर। ठीक, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। सेकेंड हम देखते हैं बच्चों, रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन विद वाटर किसकी? ऑफ मेटल्स। अभी हमने किसकी देखी थी? मेटल ऑक्साइड्स की देखी थी वो। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ मेटल्स की। अगर हम रिएक्शन करते हैं पानी से तब क्या होता है बच्चों? आपको याद होना चाहिए, मेटल व्हेन रिएक्ट्स विद एन एसिड रिलीजेस हाइड्रोजन गैस। सो यहाँ पे वाटर इज गोइंग टू एक्ट लाइक एन एसिड। हमें पता है वाटर इज एम्फोटेरिक, तो क्या बनाएगा? मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस विल बी liberated, and we know that hydrogen gas is a combustible gas, right? So it is an exothermic reaction, heat will be liberated, right? All the alkali metals when react with water produces hydroxide and hydrogen gas is liberated. इसीलिए बच्चों लिथियम जो होता है इट इज स्टोर्ड इन पैराफिन वैक्स। कई बार क्वेश्चन आया है, वाई लिथियम इज स्टोर्ड इन पैराफिन वैक्स? बिकॉज डेंसिटी ऑफ लिथियम इज लोएस्ट। आपको याद है हमने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखा था कि लिथियम की डेंसिटी सबसे कम थी। ठीक है, डाउन द ग्रुप आपकी डेंसिटी इंक्रीज हो रही थी बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। ठीक, एज अ रिजल्ट इट इसकी पानी से सबसे कम डेंसिटी होने की वजह से इवन इन कैरोसिन इट फ्लोट्स। सो इसको हम लोग कैरोसिन के अंदर भी स्टोर नहीं कर सकते हैं।
So lithium is stored under or in paraffin wax, just like peroxide are stored in paraffin waxed bottles. Similarly lithium को भी paraffin wax में ही स्टोर करना पड़ता है. बट हमारे पास सोडियम है, पोटाशियम है, रुबीडियम है और सीजियम है. These elements they are stored under water, stored under kerosene. क्योंकि पानी के साथ तो ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट करके आग लगा देंगे. दे आर हाईली एक्सप्लोजिव, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव भी हैं और इसीलिए इनको हम कैरोसिन के अंडर स्टोर करते हैं. इज दैट ओके? बावजूद उसके हम ये कहते हैं कि सोडियम पोटाशियम जो है जब पानी से रिएक्ट करते हैं तो इट इज़ द रिएक्शन इज़ वेरी एक्सप्लोसिव, विग्रस रिएक्शन होता है. लेकिन लिथियम के साथ उतना विग्रस क्यों नहीं होता? जब हम कह रहे हैं कि इसकी डेंसिटी तो बहुत कम होती है, कैरोसिन से ऊपर भी फ्लोट करता है, पानी के ऊपर भी फ्लोट करता है और इसे पैराफिन वैक्स के अंडर हम स्टोर करते हैं. तो ऐसा क्यों कि सोडियम ज़्यादा रिएक्शन दिखाता है पानी से, लिथियम नहीं? अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद है तो हम क्या कहते थे? केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है. करेक्ट, यही बात करते थे. तो यहाँ कहीं लिथियम क्यों नहीं आया? वाई इज ओनली सोडियम एंड पोटाशियम? राइट. सो दिस इज आवर रिएक्टिविटी सीरीज. सो बच्चों यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आता है. राइट डाउन द क्वेश्चन दैट वाई lithium do not react vigorously with water but sodium and potassium does. Why lithium do not react vigorously with water but sodium and potassium does? पानी के साथ ये विग्रसली इसलिए रिएक्ट नहीं करता है बच्चों क्योंकि लिथियम का साइज़ है छोटा और उसकी हाइड्रेशन एनर्जी है मैक्सिमम. ठीक है. सो हम इसमें ये कह सकते हैं दैट ऑल्दो lithium has the highest negative electrode potential, यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसका हाईली नेगेटिव है. सो मीन्स विल ऑक्सीडाइज easily, yet it do not react vigorously with water because of its small size and very high hydration energy. राइट. इस वजह से ये विग्रसली या एक्सप्लोसिवली रिएक्ट नहीं करता. तो चलिए ज़रा इसको अच्छे से समझते हैं. हमें पता है कोई भी रिएक्शन होने के लिए उसका डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए. सो डेल्टा जी का रिलेशनशिप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ क्या है? ये डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट, वेयर एफ स्टैंड फॉर फैराडे कांस्टेंट और इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है 96500. ठीक. एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ मोल्स, E naught stand for electrode potential, standard electrode potential, और डेल्टा G नॉट क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी. ये हमें सब याद होना चाहिए. गिब्स फ्री एनर्जी. राइट. फॉर एनी रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस डेल्टा G नॉट should be equal to be not should be negative for spontaneous reaction. राइट. अब देखो ई नॉट की वैल्यू अगर पॉजिटिव होती है तो ये डेल्टा जी नेगेटिव रहेगा. अगर ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव होती है तो डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा.
reaction will not be spontaneous. So let us see E naught की value for lithium ion in aqueous condition when it is going to take up an electron will become equal to lithium, यानी रिडक्शन हो रहा है, एक 1+ से 0 में आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है. सो दिस इज व्हाट रिडक्शन. सो यहाँ पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आपको क्या दी गई है, दैट इज ई नॉट इज इक्वल टू -3.04 वोल्ट. बोलो ठीक. अगर ये नेगेटिव में है तो डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा, करके देख लो. डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -NF. ई नॉट की वैल्यू क्या है, -3.04. सो कितना हो गया, +NF 3.04. डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव. इसका मतलब इट इज़ नॉट स्पॉन्टेनियस. यानी अगर एक्वस कंडीशन में यानी पानी के अंदर लिथियम मिला हुआ है और आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके लिथियम बनाए तो ये होने वाला नहीं है, डेफिनेटली नहीं होने वाला, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है ही नहीं. गिब्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव आ रही है, राइट. इसका मतलब हम एक्वस से सॉलिड में तो जा ही नहीं सकते. ये थी ना एक्वस, एक्वस कंडीशन से हम सॉलिड में नहीं आ सकते. इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन बिकॉज इट इज़ नॉट अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. बोलो ठीक. अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि लिथियम 1+ से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए. ये नॉट स्पॉन्टेनियस है, यानी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, क्योंकि इसका ई नॉट नेगेटिव में है और डेल्टा जी नॉट +3.04 NF में है. ठीक, पॉजिटिव हो गया जी नॉट, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, लेकिन रिवर्स तो हो सकता है. बट लिथियम सॉलिड से लिथियम आयन में तो आना चाहता है, क्योंकि इसका ई नॉट क्या होगा, रिवर्स कर दो 3.04, तो डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगी, -3.04 NF, राइट. इसका मतलब ये रिएक्शन तो हो सकती है. सो हम यहाँ कह सकते हैं कि अगर लिथियम की रिएक्शन हम वाटर से करते हैं तो ये फिजिबल है होना. लिथियम का हाइड्रोक्साइड तो बनना चाहिए और हाइड्रोजन की गैस लिबरेट होनी चाहिए. जस्ट लाइक सोडियम की रिएक्शन पानी से कराई तो NaOH भी बन रहा है और H2 गैस भी लिबरेट हो रही है. सो बोथ आर रिएक्टिंग. लेकिन ये वाली रिएक्शन जो है जेंटली हो रही है और ये वाली रिएक्शन विग्रसली हो रही है. इतनी विग्रसली हो रही है दैट इट कैचेस फायर बिकॉज, बात समझ में आ रही है. हम कह रहे हैं कि अगर उसका ई नॉट -3.04 में है तो ये रिएक्शन तो होनी चाहिए, क्योंकि हम तो लिथियम से लिथियम प्लस में जा रहे हैं. लिथियम में पानी ऐड किया, सॉलिड लिथियम था, उसमें पानी ऐड किया तो ये एक्वस में कन्वर्ट हो रहा है, +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट में हो रहा है, तो ये रिएक्शन तो स्पॉन्टेनियस है. दिस इज स्पॉन्टेनियस. अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो ये जेंटली क्यों हो रही है और ये विग्रसली क्यों हो रही है. दोनों रिएक्शंस होनी चाहिए इजीली. ऐसा क्यों होगा, बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम इज लेस देन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लिथियम. ठीक, इन रिएक्शन इसको नंबर दे दें 1 और 2. इन दिस रिएक्शन दैट इज Na plus H2O gives us NaOH plus H2. Heat liberated is sufficient, क्योंकि जल्दी मेल्ट हो जाएगा, is sufficient to melt सोडियम टू सोडियम लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है. हमें जो हीट एनर्जी चाहिए है सॉलिड से लिक्विड में और फिर लिक्विड से आयन में कन्वर्ट करने के लिए, वो मेल्ट होके बहुत जल्दी मेल्ट होके काम चलता है. सो लिक्विड में आ गया, यानी इन मोल्टन स्टेट आ गया. एंड जैसे ही मोल्टन में आया तो लार्ज अमाउंट ऑफ सोडियम इज अवेलेबल फॉर द रिएक्शन एंड
लार्जर सरफेस एरिया मिल गया, लार्जर सरफेस एरिया इज अवेलेबल for reaction with water. Hence, it reacts vigorously, क्योंकि रिएक्शन के लिए हमें ज़्यादा सरफेस एरिया मिल गया है, राइट। और हम जानते हैं जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होता है उतने पार्टिकल ज़्यादा रिएक्ट करते हैं और उतनी ज़्यादा एनर्जी लिबरेट करते हैं। सो थोड़े टाइम में बहुत सारी एनर्जी लिबरेट हो रही है विच इज़ कॉजिंग दिस रिएक्शन टू एग्जिस्ट विग्रेसली। सो हम यहाँ पॉइंट यहाँ तो याद रख सकते हैं दैट हियर की इज rate of reaction that causes vigorous reaction. Then total amount of energy liberated. कितनी एनर्जी लिबरेट हो रही है वो दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि वहाँ सरफेस एरिया इतना ज़्यादा है कि रिएक्शन बहुत तेज़ी से हो रही है, तेज़ी से हो रही है इसलिए अमाउंट ऑफ एनर्जी बढ़ जाती है। सो काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन or a chemical reaction plays key role than thermodynamics, और इसके बारे में आप समझेंगे ज़्यादा इन योर क्लास 12 जब आप केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर पढ़ेंगे। सो यहाँ इतना समझ लीजिए कि सरफेस एरिया बढ़ रहा है इसीलिए रिएक्शन बहुत तेज़ी से हो रही है, ठीक। सो बेसिकली हाइड्रोजन में जो रिएक्शन हो रही है पानी के साथ जो रिएक्शन हो रहा है वो क्यों हुआ है, बेसिकली क्योंकि वहाँ हाइड्रोजन को इसके H पॉजिटिव आयन मिल रहे हैं यानी प्रोटॉन मिल रहा है। तो जब भी मेटल्स को प्रोटॉन मिलेगा, मेटल्स रिएक्ट विद प्रोटॉन्स, क्योंकि पानी एसिडिक मीडियम की तरह रिएक्ट कर रहा है, H पॉजिटिव दे रहा है, यहाँ भी प्रोटॉन मिल रहे हैं। तो जहाँ भी प्रोटॉन डोनर मिलेगा मेटल उनके साथ रिएक्ट करेगा, लाइक एल्कोहल, लाइक एल्काइंस, लाइक गैशियस अमोनिया। अभी अमोनिया के बारे में भी हम देखेंगे, राइट। सो कोई भी चीज़ जो आपको H पॉजिटिव देगी उनके साथ ये रिएक्ट कर जाता है। सो मेटल के साथ देखो अगर पानी रिएक्ट करता है तो आपको मेटल हाइड्रोक्साइड मिलेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। अगर मान लीजिए आपको इथाइल एल्कोहल मिल गया तो आपको क्या मिलता है, C2H5OM प्लस हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। Here alcohol is going to behave like an acid, it is not acidic. We know that alcohol acidic नहीं होती but it will behave like an acid because of other fundamentals जिसके बारे में हम करेंगे बात हमारी हायर क्लासेस में। तो एसिटाइलिन को अगर हम देखते हैं तो भी ये एक रिएक्शन छोड़ेगा जिसमें आपके पास मेटल बन सकता है ऑन बोथ द साइड प्लस हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड। सो ये सारी रिएक्शंस और इनके मैकेनिज्म्स हम करेंगे हमारी हायर क्लासेस में। अभी के लिए सिर्फ इतना ही कि मेटल हर उस एलिमेंट के साथ, मॉलिक्यूल के साथ, कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा जो आपको हाइड्रोजन का एक एटम दे यानी प्रोटॉन देगा, ठीक। आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद डाई हाइड्रोजन। बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, चाहे एल्कली मेटल्स हो चाहे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हो, ऑल दीज मेटल्स दे आर गोइंग टू रिएक्ट विद हाइड्रोजन एट अ टेम्परेचर ऑफ 673 केल्विन, हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, टू फॉर्म मेटल हाइड्राइड्स, यानी हाइड्रोजन नेगेटिव will behave like an non-metal. So it is going to form metal hydride. These metal hydrides are ionic, just like halogens are ionic compounds and have high melting point, right? इसमें आप एक चीज़ और देखेंगे,
अगर अपन एल्कली मेटल्स में कैल्शियम का एग्जांपल देखें, कैल्शियम अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, सो हमें क्या मिलता है, कैल्शियम का हाइड्राइड मिलता है CaH2, और इसका नाम होता है बच्चों हाइड्रोलिथ। हाइड्रोलिथ जो है इट इज़ यूज्ड फॉर हाइड्रोजन गैस प्रोडक्शन by the action of water. It is used for the production of hydrogen gas by the action of water. कैसे, देखो कैल्शियम हाइड्राइड लिया, इसकी रिएक्शन आपने पानी के साथ की तो क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है जिसके बारे में हम बात करेंगे, ऑल्दो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में भी बात करेंगे इसकी। सो आप सिंपल बात रखिए दिमाग में कि मेटल जब भी किसी भी हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है, मेटल हाइड्राइड बनते हैं जिनका कि मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई रहता है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों रिएक्शन विद हैलोजेंस। सो वी कैन से X2, और यहाँ X क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है, बिकॉज दीज आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, और S ब्लॉक के एलिमेंट, ग्रुप 1 के एलिमेंट, दे आर द मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। सो इनका रिएक्शन बड़ा मज़ेदार है और बहुत ही काम की चीज़ें हैं। तो हम यहाँ पे एल्कली मेटल्स की पहले रिएक्शंस देख लेते हैं, हाउ दे आर गोइंग टू रिएक्ट। So this is what lithium, sodium, potassium, rubidium and cesium. Now these all are going to react with let us say किसी भी हैलोजन के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। चलिए यहाँ लिख लेते हैं हैलोजन। इन सब की रिएक्शंस हमने की सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम एंड सीजियम के साथ। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, LiX, NaX, KX, RbX एंड CSX। कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट। यहाँ पे मोस्ट ऑफ दीज कंपाउंड्स विल बी आयनिक। ये सारे के सारे कैसे होंगे, आयनिक, एक्सेप्ट लिथियम, ये होगा कोवेलेंट। वाई कोवेलेंट, देखो कितनी बड़ी मुश्किल आ गई है ना, कि ये कोवेलेंट क्यों बनता है बच्चों, बिकॉज ऑफ हाई पोलराइजेशन। तो अगर आपको फजान्स रूल याद है तो उसमें क्या कहा था हमने, स्मॉल कटायन एंड लार्ज अनायन, स्मॉल कटायन लार्ज अनायन विल मेक द कंपाउंड कोवेलेंट, राइट। फजान्स रूल में हमने कहा था जितना छोटा कटायन होगा और जितना बड़ा अनायन होगा उनमें उतनी ज़्यादा पोलराइजेशन होगी। पोलराइजेशन का मतलब ये कटायन छोटा होने की वजह से इसका न्यूक्लियर इफेक्ट बहुत ज़्यादा हाई है। सो इट इज़ गोइंग टू अट्रैक्ट दिस एनायन वेरी इजीली, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो इसका आउटर मोस्ट है न्यूक्लियस से दूर है और इस न्यूक्लियस के पास है, तो ये इसको खींचेगा अपनी तरफ। एज अ रिजल्ट देखो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो जाएगा। सो देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन। जितनी ज़्यादा पोलराइजेशन होती है, सो पोलराइजेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। कोई भी बॉन्ड प्योरली कोवेलेंट, प्योरली आयनिक नहीं होती है। आयनिक बॉन्ड में कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, कोवेलेंट बॉन्ड में कुछ आयनिक कैरेक्टर होता है, ठीक। लिथियम हैलोजन के साथ जब भी रिएक्ट करता है कोवेलेंट कॉम्पाउंड्स बनाता है, यानी कि मोर कोवेलेंट कैरेक्टर होता है देन आयनिक कैरेक्टर। आप इसीलिए क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होता है इसलिए हम उसे कोवेलेंट कंपाउंड बोल देते हैं। सो क्यों है ये हमें समझ में आ गया। अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल, अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल जितना छोटा कटायन होगा, स्मॉलर कटायन लार्जर अनायन is going to cause higher polarization and polarization is directly proportional to covalent character. So lithium के halides जो होते हैं they are most covalent in the series, they are most covalent in their group. So लिख सकते हो आप that lithium hydrides, lithium halides are most covalent
इन द ग्रुप। कौन सा ग्रुप? ग्रुप 1, राइट। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड इन decreasing order of covalent character, राइट। तो आपको ये देखना है, साइज ऑफ कटायन देख लो, क्योंकि अनायन तो सेम है, क्लोरीन 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 क्लोरीन। फर्क कहाँ है? लिथियम, सोडियम, रुबिडियम, सीजियम एंड पोटाशियम। सो वी नो दैट ग्रुप के अंदर आयनिक रेडियाई डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, राइट। सो हम क्या कहेंगे? डाउन द ग्रुप आयनिक रेडियाई increases, full stop, number 1 point. number 2 point लिखोगे, according to Fajan's rule, size of cation is inversely proportional to polarization. Smaller the size of cation, higher is the polarization. Number 3, according to Fajan's rule, polarization power कर दे, polarization power is directly proportional to covalent character. So lithium ion, sodium ion, potassium ion, रुबिडियम आयन, सीजियम आयन, सो इनका आयनिक रेडियाई का ट्रेंड क्या है? ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर, करेक्ट। आयनिक रेडियाई इंक्रीज कर रहा है, और हमने क्या कहा है? आयनिक रेडियाई जितना इंक्रीज करेगा, यानी साइज ऑफ कटायन जितना इंक्रीज करेगा, उतनी पोलराइजेशन पावर कम हो जाएगी, कोवलेंट कैरेक्टर कम हो जाएगा। इसका मतलब कोवलेंट कैरेक्टर ऐसे ही कम हो रहा है। सो हम क्या लिखेंगे? लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड। अगर कटायन का साइज बढ़ रहा है तो कोवलेंट कैरेक्टर कम हो रहा है। इसका मतलब इसका कोवलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम होगा, सीजियम का मिनिमम होगा, राइट। पॉज करके आप इसको नोट कर लें। अगर हम इन हैलाइड्स की हाइड्रेशन देखें, लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम क्लोराइड, बच्चों हमने इनका कोवलेंट कैरेक्टर देख लिया, ठीक है। हाइड्रेशन का मतलब क्या है? इनके अराउंड पानी ने घुसना है और ये सॉल्ट बनाएंगे पानी का, पानी के साथ मिलके दे विल फॉर्म हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, ठीक। यही बनाने वाले थे। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? हाइड्रेटेड सॉल्ट्स बनाना। अब हमें पता है जितना बड़ा साइज होता है उतनी कम हाइड्रेशन होगी। सो इसका मतलब ऑर्डर क्या हो जाएगा हाइड्रेशन का? लिथियम क्लोराइड के हाइड्राइड्स सबसे ज़्यादा बनेंगे, सीजियम के सबसे कम बनेंगे। सो डाउन द ग्रुप हाइड्रेशन ऑफ सॉल्ट्स, हाइड्रेशन ऑफ सॉल्ट्स डिक्रीजेस। सो सबसे ज़्यादा किसके सॉल्ट्स मिलेंगे हाइड्रेटेड? लिथियम के। सो लिथियम क्लोराइड के हाइड्राइड्स हमें सबसे ज़्यादा मिलेंगे। हाइड्राइड्स ऑफ लिथियम क्लोराइड आर कॉमन इन द ग्रुप, करेक्ट। क्यों? क्योंकि हाइड्रेशन ऑफ सॉल्ट्स इज डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। क्यों डिक्रीज हो रही है वो भी हमें पता है, क्योंकि साइज बढ़ रहा है कटायन का, ठीक है ना। साइज ऑफ कटायन इंक्रीजेस, सो हाइड्रेशन इज डिक्रीजिंग। सिंपल है। लेट्स टॉक अबाउट द रिड्यूसिंग पावर ऑफ दीज मेटल्स ऑफ ग्रुप 1। जैसा कि हमें पता है इसकी ग्रुप 1 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS1। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करें सो क्या बन जाएगी? N-1 P6 कॉन्फ़िगरेशन, N-1 P6 कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, 1s2 2s1
अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके लिथियम आयन बन जाए तो क्या बन जाएगा, 1s2 बन जाएगा। यानी यहाँ पे NS1 की कॉन्फ़िगरेशन है, यानी 2s1 की कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ क्या बन गई देखो, 1s2 की कॉन्फ़िगरेशन। चलिए दूसरी भी देखते हैं, 1s2 की कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम लोग सोडियम का लेते हैं, एटॉमिक नंबर क्या है, 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, Na प्लस बनाता है, कॉन्फ़िगरेशन इज़ 1s2, 2s2, 2p6। सो देखिए यहाँ क्या था, NS1 माने 3s1 की कॉन्फ़िगरेशन थी। अब क्या होगी, N-1 p6 यानी कि 2p6 कॉन्फ़िगरेशन आ गई। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ये अचीव कर लेते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। दे हैव वेरी लो आयनाइजेशन एनर्जी इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड, इन रिस्पेक्टिव पीरियड्स, क्योंकि सबसे पहले ग्रुप में आते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके नोबल गैस बन जाते हैं, तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी तो सबसे कम है। सो इट इज़ ईजी फॉर देम टू लूज एन इलेक्ट्रॉन सिंस they easily lose electron and gets oxidized, so have strong reducing effect और have the strong reducing nature। दूसरे को तो रिड्यूस करेंगे, जिसको इलेक्ट्रॉन दान करेंगे, जो गेन करेगा वो रिड्यूस हो जाएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अब अगर हम देखते हैं कोई भी मेटल, अगर इलेक्ट्रॉन आयन में कन्वर्ट करना है, सबसे पहले उसे हम किस में कन्वर्ट करते हैं, मेटल को गैशियस में कन्वर्ट करते हैं, राइट। गैशियस के बाद हम उसे कन्वर्ट करते हैं गैशियस आयन के अंदर, बोलो ठीक। तो ये एनर्जी कौन सी है, डेल्टा एच सब्लिमेशन। ये क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी। उसके बाद हम क्या कहते हैं, इसको कन्वर्ट करना है आपने एम पॉजिटिव एक्वस के अंदर, ये कौन सी है, डेल्टा एच हाइड्रेशन एनर्जी। सो अगर मैं डायरेक्ट रिएक्शन देखना चाहूँ तो यहाँ जो डेल्टा एच आर होगा इस रिएक्शन का, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा एच सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी एंड डेल्टा एच हाइड्रेशन एनर्जी। तीनों एनर्जीज को इंक्लूड करूँ तो ये डायरेक्ट वन स्टेप रिएक्शन होगी, जो हमने बॉर्न हेबर्ट साइकिल में भी पढ़ा है थर्मोडाइनमिक्स में, करेक्ट। अब जिसकी ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी वही तो आयन गैशियस से एक्वस में आएगा, करेक्ट। सब्लिमेशन तो फटाफट हो जाएगा, ये भी हमें पता है एनर्जी इसकी कम है। अब सारी कहानी कहाँ घूम रही है, हाइड्रेशन एनर्जी के ऊपर। नाउ लिथियम का हमने पढ़ा था, डेल्टा एच हाइड्रेशन जो होता है इज मैक्सिमम नेगेटिव। अगर मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू होती है, इसका मतलब ये बहुत आसानी से गैशियस से एक्वस में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। सो लिथियम इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। लिथियम इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इसकी पावर सबसे ज़्यादा हाई होती है। लेकिन सोडियम की is weakest reducing agent due to maximum positive value of delta H hydration। इसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हाई है, पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा आती है, ठीक है। और यू कैन से इट हैज़ गॉट ड्यू टू मिनिमम नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एच हाइड्रेशन, यानी कि ग्रुप के अंदर सबसे कम है इसके पास। सो इसीलिए इसकी रिड्यूसिंग पावर सोडियम से, लिथियम से बहुत ही कम होती है, राइट। सो अगर हमें किसी की भी रिड्यूसिंग पावर कंपेयर करनी हो तो हम किसको कंपेयर करेंगे, ई नॉट वैल्यूज़ को, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को। सो लेट अस लुक एट प्रॉब्लम नंबर 10.2। तो यहाँ से हमें क्लियर हो जाएगी कंडीशन, हाउ टू कैलकुलेट द रिड्यूसिंग पावर ऑफ एनी एलिमेंट।
देखिए ई नॉट वैल्यू फॉर क्लोरीन टू क्लोरीन नेगेटिव, 0 से -1 हो रही है, रिडक्शन हो रहा है, +1.36 वैल्यू है, आसानी से रिड्यूस हो जाएगा। I2 की वैल्यू देखो 0 से -1 है, इज 0.53, क्लोरीन से कम है, रिड्यूस होना नहीं चाहता, करेगा रिड्यूस क्योंकि प्लस की वैल्यू है, लेकिन क्लोरीन से कम रिडक्शन पावर है। सिल्वर देखो +1 से 0 में आ रहा है, रिड्यूस हो रहा है, +0.79, ये भी रिड्यूस होना चाहता है। सोडियम से आयोडीन से ज़्यादा रिड्यूस होगा, क्लोरीन से कम रिडक्शन पावर है। Na+Na इज़ -2.71, नेगेटिव वैल्यू है, 0 +1 से 0 में रिड्यूस हो रहा है, वो होना ही नहीं चाहता। ठीक, सो इसका मतलब सबसे कम रिडक्शन है इसका। लिथियम का देखो -3.04 है, इसकी भी रिडक्शन पावर ये कैसे है, +1 से 0.1 में आ रहा है, -0.34 इज़ हायर वैल्यू दैन -2.71। हमें ये भी मालूम है इसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, लेकिन एक्चुअली इसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो ही सेइंग अरेंज द फॉलोइंग आयन स्पीशी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, सबसे कम स्ट्रेंथ डिक्रीजिंग ऑर्डर में देना है आपको। रिडक्शन पावर, जो खुद ऑक्सीडाइज होंगे वो दूसरे को रिड्यूस करते हैं, जो खुद ऑक्सीडाइज नहीं होंगे दूसरे को ऑक्सीडाइज नहीं करेंगे, रिड्यूस नहीं करेंगे। सो इसने बोला है रिडक्शन पावर बता दो हमें। अब आप देखो लिथियम +1 से 0 में नहीं जाना चाहता, माने गेन नहीं करना चाहता इलेक्ट्रॉन। अगर ये गेन नहीं करेगा तो दूसरे को देगा ना इलेक्ट्रॉन, तो दूसरे को रिड्यूस करेगा। जो खुद ऑक्सीडाइज होता है दूसरे को रिड्यूस करता है, राइट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, जो खुद ऑक्सीडाइज होता है। सो इसका मतलब ये अगर देखोगे ऑक्सीडाइज होना चाहता है, सो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइज ये होना चाहता है, इसीलिए रिड्यूसिंग पावर भी इसकी सबसे ज़्यादा है। दूसरे को रिड्यूस करेगा, फिर सोडियम करेगा दूसरे को रिड्यूस, उसके बाद आयोडीन करेगा दूसरे को रिड्यूस, क्योंकि खुद ऑक्सीडाइज होना पसंद करेगा एज कम्पेयर टू सिल्वर एंड क्लोरीन। तो उसके बाद सिल्वर और फिर क्लोरीन जो है विल हैव दी लीस्ट रिडक्शन पावर, क्योंकि खुद रिड्यूस होना चाहता है तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, रिड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दी रिडक्शन पावर बाय यूजिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। नेक्स्ट हम देखते हैं सॉल्यूशंस इन लिक्विड अमोनिया। यानी कि देखो लिक्विड अमोनिया क्या होता है। लिक्विड अमोनिया बनाने के लिए हम क्या कहते हैं, अमोनिया को हमने पानी में डाल दिया तो हमें पता है क्या बनाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एंड वी नो वाटर कैसा ये सॉल्वेंट होता है, यूनिवर्सल। तो हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट लेते हैं, सस्ता सा काम करते हैं, अमोनिया को पानी में घोला, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लिया। ठीक, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, हमने मोल्टन अमोनिया लिया। अभी मोल्टन अमोनिया क्या होगा, सिंपल लिखा जाएगा उसको, मेल्ट किया हुआ फॉर्म, यानी अमोनिया इन ए लिक्विड फॉर्म। बोलो ठीक, ये भी अमोनिया लिक्विड है, पानी में घोल के अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना दिया, वो भी लिक्विड अमोनिया हो गया। अभी आपके चाहे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हो, चाहे आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हों, यानी कि ग्रुप 2 के एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, दोनों के दोनों जो हैं दे आर सॉल्यूबल इन लिक्विड अमोनिया। सॉल्यूबल इन लिक्विड अमोनिया का मतलब क्या है, जब भी मेटल सॉल्यूबल होते हैं दे फॉर्म सॉल्वेटेड ammoniated ammoniated solution and gives deep blue colored solution। ठीक, सॉल्युबल होने का मतलब क्या है, वो डीप ब्लू कलर का एक सॉल्यूशन देते हैं जिसे हम बोलते हैं सॉल्वेटेड अमोनिएटेड सॉल्यूशन। क्या देते हैं, सॉल्वेटेड अमोनिएटेड सॉल्यूशन। मतलब क्या है इसका, देखिए ये मान लेते हैं हम सोडियम मेटल है मेरे पास, ठीक। अब इसके आसपास क्या होता है, लिक्विड अमोनिया इकट्ठा हो जाता है, लाइक पंखे से फ्लावर बना लेता है एक हर तरफ। अगर आपको क्लास 10 का मिसल फॉर्मेशन याद है, कुछ वैसा ही,
ठीक, सारी तरफ लिक्विड अमोनिया इसके आसपास आके बैठ गया। ठीक, कुछ ऐसा ही होगा अगर सोडियम की जगह मैग्नीशियम ले लो, कैल्शियम ले लो। सो दिस इज व्हाट इज सॉल्वेटेड अमोनिएटेड आयन और दिस सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट जो है पार्टिकल्स सराउंड सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो कौन है सॉल्यूट? सोडियम। कौन है सॉल्वेंट? अमोनिया। सो देखिए, सॉल्वेटेड अमोनिएटेड सॉल्यूशन। अमोनिएटेड माने अमोनिया ने सॉल्यूट को घेर के खड़ा कर लिया है। ठीक है, दिस इज व्हाट इज फॉर्म्ड। सो देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। मेटल व्हेन रिएक्ट्स विद X प्लस वाई अमोनिया आयन, इट इज गोइंग टू गिव अस, ये जनरल इक्वेशन है, अमोनिया X पॉजिटिव प्लस NH3Y अनाइन। देखो इसका कैसे निकालना है। ये जो डीप ब्लू कलर होता है ना बच्चों, जैसे जैसे अमोनिया लिक्विड इंक्रीज करता है ये ब्रॉन्ज में कन्वर्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। डीप ब्लू कलर चेंजेस टू deep blue color changes to bronze color, it changes to bronze color due to unpaired electrons, becomes due to unpaired electrons becoming पेयर्ड। तो जब आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं तो ये डीप ब्लू कलर जो अमोनिया के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आ रहा था वो अब पेयर्ड बन गए, तो ब्लू कलर रहा ही नहीं। सो ब्रॉन्ज कलर ड्यू टू दी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बिकमिंग पेयर्ड इन लिक्विड अमोनिया एज लिक्विड अमोनिया इंक्रीजेस। सो जैसे जैसे लिक्विड अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करती जाती है वैसे वैसे unpaired electron decreases and paired electron increases, so the deep blue color will convert into bronze color। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जो ब्लू कलर है दिस इज एक्चुअली पैरामैग्नेटिक एंड जो ब्रॉन्ज कलर है दिस इज एक्चुअली डायामैग्नेटिक। यहाँ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है और ब्लू कलर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। कैसे? देखो, डीप ब्लू कलर में अमोनिया पड़ा है विद अ लोन पेयर, ठीक, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स खाली पड़े हैं। डायमैग्नेटिक में इसमें क्या हो रहा है? ब्रॉन्ज में आपके पास एक अमोनिएटेड आयन आया, उसका एक लोन पेयर था, दूसरा अमोनिया आया क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया, एक लोन पेयर इसके पास भी था। दे आर गोइंग टू फॉर्म अ बॉन्ड अमंग देमसेल्फ। तो देखिए ये पेयर्ड हो गए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड बन के। तो इस तरह की कुछ रिएक्शन इसमें होती है, हमें डिटेल में नहीं जाना है इसकी, सिर्फ इतना ही समझना है कि ब्रॉन्ज जो कलर है दैट इज बिकॉज ऑफ द डायमैग्नेटिक। क्यों है? बिकॉज ऑफ द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। देर आर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन ब्रॉन्ज कलर। तो इसको आप पॉज करके आप लिख लीजिए। सो पॉज करके आप नोट कर लीजिए इसको। क्योंकि हम अमोनिया की बात कर रहे हैं तो अमोनिया की बात करते हो नाइट्रोजन की बात ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। सो ध्यान रखिए बच्चों, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीसियम। चलिए ग्रुप 2 के भी देख लेते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम। रेडियम की बात हमें नहीं करनी। इसकी रिएक्शन जब आप नाइट्रोजन से करेंगे, ठीक, इसकी रिएक्शन जब, बहुत सारी रिएक्शन नहीं याद करनी बच्चों, ध्यान रखना, सिर्फ नाइट्रोजन के साथ इसी की रिएक्शन होगी, ना सोडियम, ना पोटाशियम, ना रुबीडियम, ना ही सीजियम, और साथ में रिएक्शन होगा इनके ग्रुप 2 का, ठीक। दे आर गोइंग टू रिएक्ट एंड दे आर गोइंग टू फॉर्म नाइट्राइड्स। कैसे नाइट्राइड? Be3N2। सिंपल, नाइट्रोजन हमें पता है ना -3 की ऑक्सीडेशन स्टेट में है,
बरेलियम +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सो Mg3N2। कैल्शियम में देखो, कैल्शियम नाइट्राइड, स्ट्रॉन्शियम नाइट्राइड, सिंपल है रिएक्शंस, बेरियम नाइट्राइड, इस तरह की रिएक्शन होंगी। और लिथियम जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, यहीं बना लेते हैं, इट इज़ गोइंग टू फॉर्म लिथियम नाइट्राइड। यहाँ 2 नहीं लगाना बिकॉज लिथियम +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट में है, राइट। तो सिंपल सी चीज़ है। क्वेश्चन आता है बच्चों यहाँ से दैट विच नाइट्राइड इज मोर कोवलेंट, विच नाइट्राइड इज मोर कोवलेंट। चलिए ग्रुप 2 को एग्जाम्पल लिया तो इसी की बात करते हैं। वी हैव Be3N2, Mg3N2, कैल्शियम नाइट्राइड, स्ट्रॉन्शियम नाइट्राइड एंड बेरियम नाइट्राइड। कहता है इनमें से मोस्ट कोवलेंट कौन सा होगा, सबसे ज़्यादा कोवलेंट करेक्टर आपको किस में मिलेगा। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, फिर से वही बात करेंगे हम, फजान्स रूल। फजान्स रूल क्या कहते हैं, साइज ऑफ कटाइन is inversely proportional to polarization power and inversely proportional to covalent character, करेक्ट। तो जिसका साइज छोटा होगा उसमें कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा। एज अ रिजल्ट वी कैन से दैट Be3N2 is the smallest cation in the group, so order is this, ठीक। So Be3 being the smallest, Be2 plus is smallest cation, hence Be3N2 is more covalent, among all the three, all these fives, ठीक। सिमिलरली चलिए नाइट्राइड बनाए हैं हमने, तो एक बेसिक चीज़ आपको समझाते हैं बच्चों। नाइट्राइड हो, फॉस्फाइड हो, हाइड्राइड हो, कार्बाइड हो, सल्फाइड हो, बड़ा बेसिक फंडामेंटल बताने जा रही हूँ आपको। इनकी किसी की भी अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हैं, अगर आप किसी का भी हाइड्रोलिसिस करते हैं बच्चों, तो ये आपको रिस्पेक्टिव गैस दे देते हैं। जैसे अमोनिया गैस, दिस इज फॉस्फीन गैस, राइट। ये क्या देगा आपको, हाइड्रोजन गैस, दिस इज गोइंग टू गिव यू मीथेन गैस एंड दिस इज गोइंग टू गिव यू हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। यानी कि रिस्पेक्टिव हाइड्राइड, नाइट्राइड से आप रिस्पेक्टिव हाइड्राइड बना दीजिए उसका, तो आपको क्या मिल जाएगी, उसकी पर्टिकुलर गैस मिल जाएगी। सो यहाँ पे आप पॉइंट मार्क करिए बच्चों, गिव्स गैस related to नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, हाइड्रोजन, कार्बन एंड सल्फर। इनकी रिस्पेक्टिव गैस देता है विद हाइड्रोजन। तो आप देख लो, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन मिलाओ अमोनिया, फॉस्फोरस के साथ हाइड्रोजन फॉस्फिन, हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस, कार्बन के साथ हाइड्रोजन मीथेन गैस, और सल्फर के साथ हाइड्रोजन, यू विल गेट हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ठीक। तो इन सबको इनके साथ अटैच कर दीजिए, तो आपको रिस्पेक्टिव गैस मिल जाएगी उसकी, ठीक है बच्चों। चलिए सिमिलरली जब हम देख रहे हैं तो एग्जाम्पल देखते हैं। वी हैव लिथियम नाइट्राइड है, चलिए इसका पानी के साथ ऐड करेंगे तो क्या बनाएगा, रिस्पेक्टिव हाइड्रेस ने गैस देनी है, नाइट्रोजन है, नाइट्राइड है तो नाइट्रोजन की गैस निकाल दो और रिस्पेक्ट बाकी के सारे को ऐड कर दो। चलिए अगर बरेलियम के साथ नाइट्राइड है पानी के साथ मिक्स किया है तो BeOH होल ट्वाइस, क्योंकि ग्रुप 2 का एलिमेंट है, एंड अमोनिया गैस विल बी लिबरेटेड। इज दैट ओके? पॉज करके आप नोट कर लें। सो दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 1।
सिमिलर प्रॉपर्टीज़ आपको ग्रुप 2 में मिलेंगी विच विल बी वेरी इजी टू डू नाउ बिकॉज हमने बहुत डिटेल में इनको समझ लिया है. नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे अनोमलस बिहेवियर ऑफ एलिमेंट लिथियम एंड बरेलियम and diagonal relationship of lithium with magnesium and beryllium with aluminium. Along with that, we'll talk about group 2 also. So till then, take care, keep studying and keep smiling.